नमस्कार दोस्तों। क्या दिल्ली पाकिस्तान के मक्का एग्रीमेंट को लेकर के बेचैन है, परेशान है? क्या मोदी और डोवल और डॉक्टर जयशंकर एक अजीब सी घबराहट और बौखलाहट महसूस कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो ये चिंताजनक बात है, और अगर कर रहे हैं तो उनको बेशक ये घबराहट महसूस करनी चाहिए। मैंने अपने पिछले एक वीडियो के अंदर पाकिस्तान के मक्का एग्रीमेंट के बारे में विस्तार से बताया था कि ये किस तरह से भारत और इजराइल के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पाकिस्तान ने, खैर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फिर से मैं दोहरा दूं, अभी पाकिस्तान ने मक्का एग्रीमेंट साइन किया है तुर्की और सऊदी अरब के साथ में, जिसके अंदर एक कलेक्टिव डिफेंस का क्लॉज है कि एक पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। और इस खबर ने, इस डेवलपमेंट ने वेस्ट एशिया के जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के अंदर तो एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को अंजाम दिया ही है। इसके अलावा साउथ एशिया का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसके अंदर भी एक भूकंप सा ला दिया है। हालांकि भारत के कई सारे जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट्स हैं, वो अभी भी ये कह रहे हैं कि भारत को इस पर ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ये जो है डेवलपमेंट भारत के खिलाफ नहीं है, ये ईरान के खिलाफ है, और भारत को मुतमईन होकर के बैठ जाना चाहिए। भारत को अपने सऊदी अरब के साथ जो रिश्ते हैं वो मजबूत करने चाहिए, और सऊदी अरब भारत का दुश्मन नहीं है। तुर्की के साथ भी आप अपने रिश्ते ठीक कर सकते हैं, पाकिस्तान से बातचीत कर सकते हैं। मुझे लगता है ये सारी बातें एक दुस्वप्न में जीने लायक और एक स्वप्न की दुनिया में रहने लायक बातें हैं। और कहीं ना कहीं अगर इसी मानसिकता के साथ हमारे एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट, डिप्लोमेट्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज अगर चलती रही तो लॉन्ग रन के अंदर भारत के लिए ये प्राणघातक चीज साबित होगी। क्योंकि देखिए, अब जो है, जो दौर है, मान के चलिए आप अगले 5 से 10 साल का दौर, ये भीषण युद्धों का दौर है। और इस दौर के अंदर सिक्योरिटी अलायंसेस एक्ट्स अगर बनते हैं तो इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान का जो ये मक्का एग्रीमेंट है, ये क्या शो करता है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर तक पाकिस्तान को ये लगता था कि पाकिस्तान भारत को रोक सकता है दो तरीकों से। एक तो कश्मीर के अंदर या भारत के अन्य भाग में टेररिस्ट प्रॉक्सीज जो हैं उसके, उनको फंड करके, टेरर अटैक्स करवा करके भारत की नाक में वो दम कर सकता है और भारत को एक बड़ी लड़ाई लड़ने से रोक सकता है। दूसरा, उसे लगता था कि उसका जो न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा है उसके माध्यम से वो भारत को ब्लैकमेल कर सकता है कि भाई हमारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अटैक करेंगे, यदि आपने कोई कार्रवाई की तो हमारे पास हमारा न्यूक्लियर असला है और उससे हम रिटेलिएट करेंगे। तो ये दोनों जो पैंतरे थे पाकिस्तान के, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और न्यूक्लियर एसेट्स उसके, ये एक दूसरे के पूरक थे। और ये पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल मिलिट्री में हमारे साथ जो एक इंफीरियोरिटी है, पाकिस्तान की भारत के बनिस्बत जो एक इकोनॉमिक फील्ड की जो इंफीरियोरिटी है, कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्रेंथ की जो इंफीरियोरिटी है, उसको कहीं ना कहीं ऑफसेट करने के अंदर ये दो पैंतरे, यानी कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और न्यूक्लियर ब्लैकमेल, बहुत हद तक कामयाब रहे। और ये तकरीबन तकरीबन 20 साल तक कामयाब रहे। क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए 98 में, उसके बाद तो पाकिस्तान के द्वारा समर्थित टेरर अटैक्स की बाढ़ आ गई कश्मीर के अंदर। कारगिल युद्ध हो गया और कश्मीर में जैश ए मोहम्मद जैसे हार्डकोर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आ गए जो फिदाइन अटैक्स की झड़ी लगा दी। ऐसा क्यों किया पाकिस्तान ने? क्योंकि उसे एक कॉन्फिडेंस था कि वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल के जरिए भारत को कोई भी कार्रवाई करने से रोक सकता है। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर, खास तौर से 2014 के बाद, भारत ने टेररिस्ट अटैक्स का जवाब दिया है और साल दर साल ये जवाब इंटेंसिटी के अंदर ज्यादा भारी होता गया है। 2014 में उरी के सर्जिकल स्ट्राइक हमने की, वहां पर जब फिदाइन अटैक हुआ उसके बाद, फिर बालाकोट स्ट्राइक हमने की पुलवामा फिदाइन अटैक के बाद, और फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर किया पहलगाम अटैक के बाद। ऑपरेशन सिंदूर तो लगभग लगभग एक छोटे स्केल के वॉर के जैसा ही था। तो अब पाकिस्तान को यह लग गया है कि उसका न्यूक्लियर ब्लैकमेल समाप्त हो चुका है
और भारत जो है एक कन्वेंशनल मिलिट्री युद्ध कर सकता है, और आगे अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है जहां कोई टेरर अटैक होता है पाकिस्तान समर्थित टेरर ग्रुप्स के द्वारा भारत में, तो उसका जवाब भारत एक वॉर के थ्रू ही देगा, और वो वॉर लंबे समय तक चल सकता है न्यूक्लियर थ्रेशहोल्ड को क्रॉस किए बिना, यानी कि बिना न्यूक्लियर हथियारों के यूज के भी भारत पाकिस्तान के साथ एक लंबे समय तक कन्वेंशनल मिलिट्री वॉर कर सकता है। अब ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि उसके आर्थिक हालात ऐसे नहीं है कि वो हफ्ते भर से ज्यादा युद्ध को भारत के साथ कंटिन्यू कर सके। भारत एक सुपीरियर इकोनॉमिक पावर है, तो भारत उसको कंटिन्यू कर सकता है। हालांकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूएंसेस हैं, वो इस वीडियो का विषय नहीं है। न्यूएंसेस जैसे कि भारत की सेनाएं बटी हुई हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी एक फ्रंट है, एक इंटरनल हमारा एक फ्रंट है इंटरनल सिक्योरिटी का, वो इस वीडियो का विषय नहीं है। लेकिन मोटा मोटा मैं ये कह सकता हूं कि भारत पाकिस्तान के मुकाबले कन्वेंशनल मिलिट्री वॉर को ज्यादा समय तक सस्टेन कर सकता है। अब इसका तोड़ पाकिस्तान ने ये निकाला कि पाकिस्तान ने भारत को इंटरनेशनल थिएटर्स में घेरना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने अलग अलग जगह अपने मिलिट्री पैक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। सबसे पहले तो हमने देखा कि अर्मेनिया के वहां उस साउथ कॉकेसस के क्षेत्र के अंदर पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के बीच में एक ट्राइलैटरल फ्रेमवर्क बना। फिर देखा हमने कि पाकिस्तान ने तुर्की के साथ अपने रिश्ते बहुत मजबूत किए। तुर्की ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में मदद भी की, ड्रोन्स की मदद की, अपने मिलिट्री एडवाइजर्स भेजे। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक पैक्ट साइन किया। पाकिस्तान की चीन के साथ दोस्ती तो विश्व विख्यात है, और चीन ने जिस तरह से पाकिस्तान की मदद की ऑप सिंदूर में, उसको भी हम जानते हैं। और सबसे हालिया डेवलपमेंट, पाकिस्तान ने सऊदी और तुर्की के साथ मक्का एग्रीमेंट साइन किया, और इसके अंदर और भी कंट्रीज ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि बहरीन, कुवैत, इजिप्ट, कतर इत्यादि। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत को इसका जवाब कैसे देना चाहिए। देखिए, भारत को इसका जवाब उसी भाषा में देना चाहिए जिस भाषा का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया है। यहां पर एक सॉफ्ट बॉल अप्रोच लेने से कार्य नहीं बनेगा। यहां पर जो है ज्यादा जेनरस होकर के पाकिस्तान की गुडविल के ऊपर या उसकी गुड इंटेंशंस के ऊपर एक ओवर कॉन्फिडेंस बताते हुए कार्य करने से आपका काम नहीं होगा। इनफैक्ट अगर आप इस भ्रांति में हैं कि सऊदी और तुर्की पाकिस्तान के समर्थन में नहीं आएंगे आपके खिलाफ, तो आई थिंक इसको भी हमें रिविजिट करना चाहिए। सऊदी डेफिनेटली पाकिस्तान की आर्थिक रूप से मदद करेगा, और तुर्की तो जैसा कि उसका इतिहास रहा है पाकिस्तान के फिर से हथियारों की मदद करेगा और मिलिट्री एडवाइजर्स अपने भेजेगा अगर भारत के साथ कोई युद्ध होता है। तो भारत को भी जवाब देना चाहिए काउंटर अलायंसेस बना करके। सबसे पहला काउंटर अलायंसेस भारत को जो बनाना चाहिए वो है हेक्सागन ऑफ अलायंसेस। ये आइडिया प्रपोज किया था बेंजामिन नेतन्याहू ने, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, और हालांकि अभी एक प्रपोज्ड कॉन्सेप्ट ही है। इसके अंदर बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो 6 साइडेड फ्रेमवर्क है, और इसमें 6 कंट्रीज हैं: इजराइल, इंडिया, ग्रीस, साइप्रस, यूएई और सोमालीलैंड। उसके अलावा और आपके अरब कंट्री मेनली यूएई है से, तो ये कंट्रीज हैं। इनका एक गठजोड़ टाइप का बनाया जा सकता है। हालांकि इसको लोग कह रहे हैं कि ये नेटो स्टाइल का फॉर्मल सिक्योरिटी पैक्ट नहीं होगा, लेकिन इसमें अपने बायलैटरल जो अरेंजमेंट्स हैं इन कंट्रीज के बीच में, और एक जो इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग जो इमर्ज होगी, उसके आधार पर भी ये बहुत सशक्त और मजबूत फ्रेमवर्क बन सकता है तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी के गठजोड़ को काउंटर करने के लिए। इसमें सोमालीलैंड की इंपॉर्टेंस ये है कि देखिए, सोमालीलैंड जो है वो बाब एल मंदेब, गल्फ ऑफ एदन, इन सारे एरियाज को ओवरलुक करता है। तो वहां पर आप हाउथीज को काउंटर कर सकते हैं, ईरान को काउंटर कर सकते हैं, और उन चोक पॉइंट्स पर अपना कब्जा जमा सकते हैं। जो कनेक्टिविटी है, मैरीटाइम कनेक्टिविटी, इंडियन ओशियन के अंदर, रेड सी के अंदर, गल्फ ऑफ एडन के अंदर और मेडिटेरेनियन वाले इलाके के अंदर, उसके अंदर कनेक्टिविटी को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस हेक्सागन ऑफ अलायंस के माध्यम से। अब आप इसके अंदर के डायनामिक्स देखें। इजराइल का तुर्की के साथ झगड़ा बढ़ता जा रहा है, ग्रीस और साइप्रस के तुर्की के साथ पुराने झगड़े हैं से, तो और हम भारत के भी दुश्मन तुर्की और पाकिस्तान है से, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट का कन्वर्जेंस हमें इसमें नजर आ रहा है। इसके अलावा ये जो अलायंस है, आईमेक जो स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी का जो कॉरिडोर बन रहा है, उसको भी प्रोटेक्शन देने के अंदर और उसकी लार्जर सिक्योरिटी को मजबूत करने में बड़ी एक सशक्त भूमिका निभा सकता है। तो हमें
इस अलायंस को मजबूत करना चाहिए और इसके अंदर सिक्योरिटी, डिफेंस, इंटेलिजेंस और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर ध्यान देना चाहिए। डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन को मजबूत करना चाहिए। भारत को भी इन एरियाज के अंदर, सोमालीलैंड वगैरह के अंदर अपनी साख, अपनी प्रेजेंस बढ़ानी चाहिए और एक जो दकियानूसी स्टेटस कोइस्ट अप्रोच है उसको छोड़ करके इंटरनेशनल फुटप्रिंट बढ़ाने का पहले तो मन में विचार धारण करना चाहिए। उसके बाद इस अलायंस को मजबूत करें, हेक्सागन अलायंस को। और जैसे कि अभी तो पोर्ट ऑफ बर्बेरा के अंदर यूएई का मैसिव इन्वेस्टमेंट है, भारत भी वहां पर जाकर के ये काम कर सकता है। हमारे पास भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, अडानी हैं जो कि इजराइल के अंदर हाइफा पोर्ट को डेवलप किया है, वो सोमालीलैंड के अंदर भी काफी कुछ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, दूसरा जो है इलाका जहां पर आप पाकिस्तान को घेर सकते हैं वो है बलूचिस्तान फ्रंट। देखिए, बलूचिस्तान वाला जो मूवमेंट है, इंसर्जेंट मूवमेंट, सेपरेटिस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट, वो पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत एग्रेवेट हो गया है और वो अब एक कोई मामूली सा रीजनल लोकल कॉन्फ्लिक्ट थिएटर नहीं रहा। वहां पर इंटरनेशनल पावर्स एक्टिव हैं। बेसिकली ऐसा कहा जा रहा है कि बलूच एक्टिविस्ट को, बलूच जो रेबल ग्रुप्स हैं जैसे कि बीएलए इत्यादि, उनके पीछे अमेरिकन का सपोर्ट है, इजरायलीज का सपोर्ट है और कहीं ना कहीं यूएई का भी सपोर्ट है। हालांकि इसके कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आए हैं, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जिस तरह से सामने आ रहे हैं वो ये साफ तौर पर इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर ग्रेट पावर्स का मैसिव इन्वॉल्वमेंट है। बलूचिस्तान के अंदर ट्रबल क्रिएट करके अमेरिका जैसे पावर, चाइना के जो ग्वादर पोर्ट है वहां का जो बीआरआई जो बन रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज वहां पर बन रही हैं उसको काउंटर कर सकते हैं। अब चाइना के लिए, अमेरिका के लिए बलूचिस्तान में चाइना को काउंटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ग्वादर पोर्ट मटेरियलाइज हो जाता है तो फिर चाइना को मलक्का की जरूरत नहीं है। मलक्का एक चोक पॉइंट है और अगर मलक्का की चोक पॉइंट से चाइना मुक्ति पा लेता है तो उसकी सारी सप्लाईज, एनर्जी सप्लाईज या और भी सप्लाईज है वो ग्वादर के थ्रू आ सकती हैं और ये अमेरिकन जियो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस को डिसरप्ट कर सकती हैं। चाइना को एक एसिमेट्रिक पावर और एक एज दे सकती हैं अमेरिका के मुकाबले। तो अमेरिका के हित में यही है कि ये ग्वादर पोर्ट वाला जो सेगमेंट है ये ऑपरेशनलाइज ना हो और जो बीआरआई जो है, जो बीआरआई का एक मुख्य पार्ट है ये बलूचिस्तान वाला जो सेगमेंट है सीपेक, ये ऑपरेशनलाइज ना हो, ये एरिया डिस्टर्ब रहे। ये बड़ा जरूरी है अमेरिकन के लिए। तो हमें कहीं ना कहीं ये हमारे इंटरेस्ट के साथ भी अलाइन करता है, बिकॉज चीन भी हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान भी हमारा दुश्मन है। सेकेंडली, चाइना इस कॉरिडोर के थ्रू, सीपेक कॉरिडोर के थ्रू बलूचिस्तान के रास्ते ईरान के अंदर अपने हथियार भेज सकता है और किस्म की मदद ईरान को मुहैया करवा सकता है इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ। तो इजराइल का भी एक इंटरेस्ट है बलूचिस्तान के अंदर कि उस एरिया को डिस्टर्ब रखे और वो एक्सेस जो इजराइल को प्रोवाइड कर सकता है, ईरान को पाकिस्तान प्रोवाइड कर सकता है बलूचिस्तान के जरिए, उसको ब्लॉक करे। कहीं ना कहीं ये भी हमारे इंटरेस्ट के साथ मैच खाता है। इजराइल भी भारत का दोस्त है। और तीसरी बात ये कि ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर भारत को अपनी एक्टिविटी को मजबूत करना चाहिए, तालिबान को एम्पावर करके भी। आज तब तालिबान के पाकिस्तान के साथ रिश्ते बहुत तल्ख हैं और तालिबान के अमेरिका के साथ रिश्ते बेहतर हैं और जो अमेरिकन हथियार अपने छोड़ के गए थे वहां पर अफगानिस्तान में, वो सारे के सारे बलूच रेबल ग्रुप्स के पास आ चुके हैं। निश्चित तौर पर इसमें तालिबान का एक रोल है और तालिबान के जिस तरह से रिश्ते पाकिस्तान के साथ खराब हो रहे हैं और जिस तरह से तालिबान समर्थित ग्रुप्स जैसे कि टीटीपी पाकिस्तान के अंदर आतंक मचाए हुए हैं, तालिबान हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। कहीं ना कहीं हमें तालिबान को एम्पावर करना चाहिए, इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली, अगर हमें पाकिस्तान को कंट्रोल करना है। इसके अलावा नैरेटिव डोमेन के अंदर भी हमें बलूच रेबल ग्रुप्स को सपोर्ट करना चाहिए। एक यहां पर बात आती है भारतीय स्ट्रेटेजिक एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के पूरी तरह साथ में है और उन्होंने तो बलूच लिबरेशन आर्मी को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था 2019 में। देखिए, आपको यहां बारीकी को समझना पड़ेगा। अमेरिका हर बार डबल गेम्स खेलता है। उसका इतिहास रहा है कि वो डिप्लोमेटिक पोस्चरिंग कुछ और करता है और पीछे से कोवर्ट लेवल के ऊपर डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस जो होती हैं, जिसके अंदर की इंसर्जेंट ग्रुप्स आते हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स आते हैं, उनको एक सपोर्ट भी पहुंचाता है। जैसे कि सीरिया के अंदर अमेरिका ने जिहादिस्ट ग्रुप्स को कंडेम किया था, लेकिन सीक्रेटली एंटी असाद फोर्सेस को उन्होंने एम्पावर किया। यही काम उन्होंने लैटिन अमेरिका में किया है और यही काम ये बलूचिस्तान वाले इलाके के अंदर भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बलूच लिबरेशन आर्मी को टेररिस्ट ग्रुप तो डिक्लेयर कर दिया 2019 के अंदर, लेकिन बलूच लिबरेशन आर्मी के ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स हैं,
जो फंड रेजिंग इनिशिएटिव्स हैं, जो प्रोपेगेंडा इनिशिएटिव्स हैं ग्लोबली, उस पर अमेरिका ने कोई क्रैकडाउन नहीं किया है। बलोच अमेरिकन कांग्रेस बड़ी मजबूती से काम कर रही है। बलोच रेबल ग्रुप्स आज ब्रसल्स और वॉशिंगटन के जो पॉलिसी वर्ल्ड है, थिंक टैंक्स हैं, जो वहां पर जो बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनकी चैम्बर्स है, वहां पर डिस्कशन का पार्ट बन गए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बलोच रेबल ग्रुप्स जो हैं वो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल की बात करते हैं, वो एक एथनिक राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, सेक्युलर नेशनलिज्म की बात करते हैं। और ये चीजें भी भारत की डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ मेल खाती हैं। तो भारत को निश्चित रूप से इस खिते पर ध्यान देना चाहिए और इंटरनेशनल पावर्स के साथ, जिसमें कि इजराइल है, अमेरिका है और तालिबान है, उनको साथ लेते हुए वहां पर एंटी पाकिस्तानी पोजीशन स्ट्रांग करनी चाहिए, अपना स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट मजबूत करना चाहिए। अब तीसरा फ्रंट जो है जहां पर भारत को अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए, वो है अर्मेनिया। अर्मेनिया वाले इलाके के अंदर तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान का एक मजबूत गठजोड़ है। और वहां पर जो है भारत के लिए थोड़े से चैलेंजेस ज्यादा हैं, क्योंकि डेफिनेटली वहां पर जो इंटरनेशनल पावर्स हैं उनकी भी पोजीशनिंग जो है इंडिया के इंटरेस्ट से उतनी मेल नहीं खाती। बिकॉज जैसे कि आप अमेरिका का एग्जांपल ले लीजिए कि अमेरिका ने ट्रिप कॉरिडोर बना दिया है ट्रंप ने, जिसके अंदर तुर्की भी है, जिसके अंदर अजरबैजान भी है, और अर्मेनिया भी जो है दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है तुर्की और अजरबैजान के साथ में। चीन के भी रिश्ते जो है अर्मेनिया के साथ भी अच्छे हैं, तुर्की के साथ अच्छे हैं, अजरबैजान के साथ अच्छे हैं। रूस के रिश्ते जो है, जो उस एरिया में एक डोमिनेंट प्लेयर है, भारत के साथ वैसे नहीं रहे जो पहले थे। तो भारत के लिए वहां चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी भारत को साउथ कोकेशस में अपना फुटप्रिंट मजबूत करना चाहिए। भारत कर भी रहा है। हालांकि भारत ने अर्मेनिया के साथ पिछले 6 सालों के अंदर बड़ा एक मजबूत डिफेंस रिलेशनशिप कल्टीवेट किया है, और ये और डिफेंस और डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप जो है इसको हमें आगे और बढ़ाना चाहिए। हमने अर्मेनिया को वेपन लोकेटिंग राडार्स दिए हैं, हमने उनको आर्टिलरी एम्यूनेशन दिया है, एंटी ड्रोन सिस्टम्स दिए हैं, और अब आगे तो प्रेसिशन टैक्टिकल मिसाइल्स जैसे कि प्रलय वगैरह दे रहे हैं। जॉइंट ट्रेनिंग, जॉइंट एक्सरसाइजेज, इंडस्ट्रियल मिलिट्री टेक्निकल कोलैबोरेशन की भी बातचीत चल रही है अर्मेनिया के साथ। और हाल फिलहाल में तो भारत के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं राजेश सिंह, वो अर्मेनिया में थे भी सही इन्हीं चीजों पर नेगोशिएट करने के लिए। तो वहां पर अगर भारत अपनी प्रेजेंस मजबूत करता है अर्मेनिया के अंदर, अपना स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट, तो ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान और उसके जो मित्र देश हैं तुर्की, जैसे कि तुर्की, उनके गठजोड़ को स्ट्रांगली काउंटर करेगा। अब एक आखिरी जो है वो डोमेन आता है आपका जो है पैसिफिक वाला। देखिए, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं भारत का एक जो अखंड शत्रु है चीन, वो भी बड़ी एक महती भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के पीछे का सोर्स चाइना है, और चाइना डेफिनेटली टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आर्थिक रूप से इन कंट्रीज को मजबूत कर सकता है, और हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट में भी हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बॉर्डर एरियाज के अंदर लगातार वो एनक्रोचमेंट कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश में भी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं ये और भारत को कश्मीर में घेरने की कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश के अंदर भारत के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ये सारी चीजें चाइना जो है भारत को इंटरनली डिस्टर्ब रखने में, इंटरनली ऑक्यूपाइड रखने के लिए कर रहा है। उसका तोड़ क्या है? भारत को जापान के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने होंगे। जापान के साथ एक मजबूत स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप भारत को करनी होगी। और जापान में वो परिवर्तन अब आ चुका है। जापान वापस अपने आप को रीमिलिटराइज कर रहा है। जो सना तकाइची हैं, जो उनकी नई प्रधानमंत्री हैं, वो इस दिशा में काफी जोर शोर से काम कर रही हैं। उन्हें थ्रेट परसेप्शंस काफी फील हो रहे हैं चाइना से, तो वो अपनी कंट्री को रीमिलिटराइज करने के अंदर और एक वापस एक जो कहते हैं ना मिलिट्री टाइप का जो एक मूवमेंट जो है, मूवमेंट तो नहीं कह सकते लेकिन एक ड्राइव शुरू हो गई जापान के अंदर, जिसके अंदर जापानीज डिफेंस फोर्सेस और उनकी जो डेटरेंस कैपेबिलिटी है, मिलिट्री ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज है, उनको मजबूत करने के भरसक प्रयास चल रहे हैं। भारत को इस मौके को डेफिनेटली यूटिलाइज करना चाहिए और जापान के साथ एक मजबूत रिश्ता कायम करना होगा। लेकिन सबसे फंडामेंटल बात, ये सब करने के लिए हमें क्या करना होगा? ये सब करने के लिए हमारी जो मंथर गति से धीरे धीरे चलने वाली कछुओं जैसी चाल है, उसको बदलना पड़ेगा। क्योंकि ये सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और इनकी काम करने की शैली बहुत तेज है, बहुत फुर्तीली है, बहुत चुस्त है और रूथलेस है। और हमारे यहाँ पर अभी भी एक बहुत स्लो मूविंग, आर्काइक, प्रिमिटिव, मिडिवल, फ्यूडलिस्टिक ब्यूरोक्रेटिक ढांचा काम करता है, जिसके अंदर विजनरी सोच नहीं है कि इन सब चीजों को कैसे अंजाम दिया जाए। हर कदम पर
ये ब्यूरोक्रेटिक ढांचा जो है वो अवरोध उत्पन्न करेगा। वो ये कहेगा कि नहीं नहीं, भारत को डिफेंसिव खेलना चाहिए, भारत को काउंटर अलायंसेस नहीं बनाने चाहिए, इससे हमारे दुश्मन और बन जाएंगे, भारत को जो है अपनी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करना चाहिए। मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। मैं ये कहता हूं कि देखिए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आप तभी मेंटेन कर सकते हैं जब आपका अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो दुनिया में, आपके अपने दोस्त हों और उनके साथ आपके मल्टी अलाइंड डिफेंस और डिप्लोमेटिक स्ट्रक्चर्स हों, आपकी अपनी एक डिप्लोमेटिक और मिलिट्री प्रेजेंस हो दुनिया के अलग अलग थिएटर्स के अंदर। अगर आप शक्तिहीन हैं, अगर आप कमजोर हैं, आपके दोस्त नहीं है, आपका कोई प्रभाव नहीं है वैश्विक थिएटर्स के अंदर, तो आप क्या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करेंगे? अगर देखिए, तुर्की और पाकिस्तान आपको हमारे बॉर्डर्स पर घेरने की कोशिश करते हैं और आपके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप उनको मेडिटेरेनियन के अंदर तुर्की की नाक में दम कर सकें, तो फिर आप अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सोवरेनिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं? और इसी के साथ साथ आपको अपने देश के भीतर एक नेशनलिस्टिक पेट्रियोटिक कल्चर लाना होगा, गवर्नेंस सिस्टम्स ठीक करने होंगे और भारत की आर्थिक शक्ति को बहुत मजबूत करना होगा। प्रोपेगेंडा डोमेन के अंदर भारत की शक्ति को, नैरेटिव के पावर को बहुत मजबूत करना होगा, तब जाकर के हम एक होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स दे पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत।